नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 23 तक करा दिया था। वहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। ऐसा मानते हुए आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पर। देखो क्या कहता है इस एग्जाम्पल में, इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अर्थ क्या हुआ? म्यूचुअली यानी परस्पर, आपस में, परपेंडिकुलर यानी लंबवत, वेक्टर्स यानी सदिश। तीन सदिश हैं जो तीनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। ठीक है, आप परस्पर यानी पहला दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा पहले पर, इस तरीके से ये आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। और उसने कहा ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, और उनका परिमाण कैसा है? सेम है, समान है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुके हुए होना, है ना, यानी झुके हैं। यानी ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ना, ये कैसा है? ये झुका है इसके साथ और इसके साथ सेम एंगल पर झुका है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा इंक्लाइंड टू द वेक्टर्स इक्वली, यानी समान रूप से। तो इसका मतलब है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को जोड़ करके, ऐड करके जो एक नया वेक्टर बना, उस वेक्टर का वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी के साथ, वेक्टर सी के साथ, तीनों के साथ जो एंगल है वो क्या है? सेम होगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। आओ करते हैं इसे। जो दे रखा है पहले वो लिख लो। तो गिवन यानी जो गिवन है, जो दे रखा है वो देखो आप क्या है। तो इसने कहा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर और साथ में सेम मैग्नीट्यूड है। तो पहला वेक्टर तो वेक्टर ए है और सबका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। और ये किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, मॉडुलस तीनों के कैसे होंगे? बराबर होंगे। और किसके बराबर माने? आप मान सकते हो, मान लो x के बराबर है। तो जो तीनों का परिमाण है, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? सेम है। और वो आपने किसके बराबर माना? x के। और परिमाण को, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस से दर्शाते हैं, इसलिए मॉडुलस a बराबर मॉडुलस b बराबर मॉडुलस c। और तीनों ही मॉडुलस किसके बराबर हैं? x के बराबर हैं। ठीक है, साथ में उसने कहा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के लंबवत हैं। यानी ऐसा है कि वेक्टर a जो है वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और साथ में वेक्टर b जो है वेक्टर c के परपेंडिकुलर है, वेक्टर c जो है वेक्टर a के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे के आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो a उनके बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0 होती है। मैंने बताया था a डॉट b निकालोगे तो a b cos थीटा, थीटा यानी 90, cos 90 0 होता है। तो a डॉट b है वो भी 0 होगा। इसी प्रकार b डॉट c है वो भी 0 होगा और c डॉट a है वो भी क्या होगा? 0 होगा। सभी किसके बराबर होंगे? 0 के। इसे आप, है ना, इक्वेशंस डाल सकते हो क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आपको इस वेक्टर का एंगल इसके साथ बताना है, इसका इसके साथ भी और इसका इसके साथ भी। और तीनों एंगल कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो पहले आप, ठीक है, इसका मॉडुलस निकाल लो। तो देखो ध्यान देना, मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके मॉडुलस की। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस, और स्क्वायर निकालो क्योंकि मॉडुलस कैसे निकलेगा? स्क्वायर से ही निकलेगा। और इसे आप पता है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था आपको, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होता है? 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है जी, तो ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की। तो आप देखो a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए क्या है? 0। तो इन सब की जगह तो 0 आ जाएगा। और इनकी वैल्यू यहाँ से दे रखी है। तो देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या है? x, यानी x स्क्वायर
ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। और ये सारी वैल्यू कहाँ से रखी है, फ्रॉम फर्स्ट से, है ना। इन सब की जगह 0 कहाँ से रखा है, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, मतलब फ्रॉम फर्स्ट यानी समीकरण 1 से। तो देखो इधर से ये तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 2 0 हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर आएगा इधर 3x स्क्वायर, और इधर ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इसका सारे का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का वर्गमूल ले दो स्क्वायर रूट, तो निकल के आएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी √3 और x बाहर आ जाएगा, ठीक है जी, ये भी निकल गया। अब देखो हमें करना क्या है, हमें इसका एंगल निकालना है इसके साथ, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले दें तभी तो एंगल निकल पाएगा। तो देखो वी है वो, देखो इसका एंगल इसके साथ निकालना है, यानी इसके और इसके बीच के, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है वेक्टर ए के साथ, ठीक है जी, तभी तो दोनों के बीच का एंगल निकल पाएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इसका मॉडुलस सारे का, ठीक है, इस सारे का मॉडुलस आएगा। इसी कारण हमने मॉडुलस की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। समीकरण 2 मान लो, और यहाँ पर इसका मॉडुलस आएगा, और यहाँ क्या आएगा कॉस। देखो ध्यान देना, आप एंगल मान सकते हो, मान लो इसका एंगल जो इसके साथ है वो θ1 है, इसका एंगल इसके साथ जो है θ2 है, और इसका एंगल इसके साथ जो है वो θ3 है, ऐसा मान सकते हो आप। तो θ1 लिख दूँ, ठीक है, क्योंकि θ1 ही तो निकालना है आपको इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसकी वैल्यू रख लो, इनकी तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, पता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और इसकी वैल्यू क्या है √3x, √3x, और इसकी वैल्यू क्या है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की, ये रही x, तो इंटू x, और इंटू में क्या आएगा कोस θ1। तो देखो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है जी, और वेक्टर बी ए या ए बी, एक ही तो बात है, पलट के लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, लिख सकते हैं। मैंने बता रखा है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, उन्हें पलट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे लिख लो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसे ऐसे रहने दो क्योंकि इसका तो मान है हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा √3x स्क्वायर कॉस θ1, ठीक है जी, इतना हो जाएगा। चलो तो अब देखो, अब एक बात इसे आप लिख लो, मैंने बता रखी है आपको एक बात कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करो या उसके मॉडुलस का स्क्वायर करो तो बात एक ही होती है ना, ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है मॉडुलस का स्क्वायर या वेक्टर का स्क्वायर, तो ये बात एक ही है। तो यहाँ क्या आएगा मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस ये बात समझ आई आपको, ये फॉर्मूला होता है, मैंने कहा स्क्वायर मॉडुलस का करो या वेक्टर करो दोनों सेम होता है, और मैंने कल प्रूफ करके बताया था, उसे अलग को लिख लिया होगा आपने। ए डॉट बी कितना है 0, सी डॉट ए कितना है 0, तो ये तो 0 प्लस 0, ठीक है जी, और यहाँ बराबर में क्या है √3x स्क्वायर कोस θ1, अंडर रूट वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 0 0 तो खत्म, √3x स्क्वायर और कोस θ1, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, तो देखो कोस θ1 कितना आया 1/√3 आएगा, और आपको θ1 निकालना है तो क्या आएगा कोस इनवर्स 1/√3, ठीक है। अब आपको देखो इसका एंगल इसके साथ निकालना था, निकाल दिया, इसका एंगल इसके साथ भी निकालना है, इसका एंगल इसके साथ भी निकालना है, तो इसका एंगल इसके साथ θ1 माना, इसका एंगल इसके साथ θ2 मान लेंगे, इसका एंगल इसके साथ θ3 मान लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलो तो देखो अब एक काम करो, सिमिलरली करके कर दो, डबल बार बार मेहनत नहीं करेंगे, किसी भी कार्य के लिए एक बार मेहनत कर ली जाए तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है, एक बार की मेहनत हमेशा काम देती है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो
थीटा 2 भी आप देखेंगे कितना आएगा, चाहे आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की वैल्यू x है, तो यहाँ वेक्टर बी आएगा तो कुछ फ़र्क थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा 2 भी निकल के आएगा कोस इनवर्स 1/√3 और थीटा 3 भी कितना निकल के आएगा, कोस इनवर्स 1/√3। ठीक है जी, थीटा 3 ये आ गया, थीटा 2 ये आ गया। इसने यही बात सिद्ध करवाई थी कि इसका जो इंक्लाइनेशन है ना, इंक्लाइंड यानी झुकाव, वो इक्वली है, इक्वली इन सब के साथ, तो इक्वली आ तो गया। झुकाव कोण यानी झुकाव कोण यानी कोण, तो कोण आपका इक्वल आ गया है। हैंस करके लिख देना बस, हैंस यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हैंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, हैंस प्रूव। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा आपको, नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। देखो क्या है ये, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है, किसके बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के। तो उसने कहा शो दैट, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25 है आपका, है ना। तो देखो क्या दे रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के बराबर है। ठीक है जी, तो आपको प्रूफ करना है कि या तो वेक्टर ए बराबर 0 होगा या वेक्टर बी बराबर 0 नहीं है, ये वेक्टर बी बराबर सी है। ठीक है, या वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसका, बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या लेके चलो, जो दे रखा है, ये दे रखा है आपको ए डॉट बी किसके बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के। इसे इधर ले आओ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इधर ले आएंगे, यहाँ से देखो आप कुछ कॉमन आ रहा है वेक्टर ए, तो बीच में डॉट रहेगा, अंदर रहेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और ये किसके बराबर आया, 0 के। देखो किन्हीं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है, तो आपको पता है उनमें ऐसा हो सकता है डॉट प्रोडक्ट 0 कब हुई, या तो इसका मैग्नीट्यूड 0 रहा होगा या इसका मैग्नीट्यूड 0 रहा होगा, या इन दोनों के बीच एंगल जो है ना वो 90 डिग्री रहा होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से यही निष्कर्ष निकलता है कि या तो वेक्टर ए 0 रहा होगा या वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 रहा होगा, या ये दोनों आपस में यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री रहा होगा, यही तो मतलब है। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए बराबर 0, सी को इधर ले जाओगे तो वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, या थीटा 90 होने का मतलब है कि ये जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर पर, जो वेक्टर है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, देखो प्रूफ हो गया, लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये आपका, एग्जाम्पल नंबर 25। करो नोट, आगे चलते हैं फिर। एक और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 27। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो उसने कहा सिद्ध करना है आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ आप इसे खुद ही करेंगे ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप एक काम करना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लो पहले, तो भाई इन दोनों को जोड़ देना, वैल्यू रख के निकल जाएगा, और फिर निकालना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों को घटा देना, आ जाएगा, और फिर दोनों को परपेंडिकुलर सिद्ध करना है ना आपको, तो इसका मतलब है दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, दोनों वेक्टर्स की, और वो कितनी आ जानी चाहिए, आपको पता है वो 0 आ जानी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा था कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे यदि उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसी होगी, 0, क्योंकि 0 कब आया, जब थीटा 90 हुआ। तो आप पहले तो इन दोनों की हेल्प से वेक्टर ए वेक्टर बी की हेल्प से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना, फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करना, 0 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। फिर लिख देना हैंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसे आप खुद करना, सिद्ध करने का है, आंसर 0 आएगा इसका। ठीक है, करो फिर आगे, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 28। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 26 है
वो आपको पहले करा दिया था, इसलिए वो अब नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि पहले करा दिया था। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल नंबर 27 कराया और अब ये एग्जाम्पल नंबर 28 है। तो यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर को यूज करते हुए, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, सो दैट आपको सिद्ध करना है द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स। डायगोनल्स होता है विकर्ण, ठीक है, और किसके विकर्ण? क्यूब के, यानी घन के। एक घन के विकर्णों के बीच जो कोण है वो इतना है, ऐसा आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक घन बना लो, क्यूब बना लो। तो क्यूब कैसे बनता है आप सभी जानते हैं, यानी घन, ठीक है जी। एक क्यूब बना रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्यूब है यानी कि घन, ठीक है जी, इस तरीके से। और आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस यहाँ मानो, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन है ना। वाई एक्सिस वैसे यहाँ होती है जनरली, जो ज़्यादा मानते हैं, लेकिन पलट के मतलब कैसी बना लो। आपने देखा है, मैंने एक थ्योरम कराई थी मैकेनिक्स में, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए थ्योरम थी, जिसे आप लंब अक्षों के बारे में कहते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो उसमें भी यहाँ जेड ही माना था, तो जेड मान लो, है ना। बाकी बदल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो आपको पता है मूल बिंदु है ओरिजिन, इसके जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो 0,0,0 होते हैं, पता है ना आपको। लेकिन पहले विकर्णों को बना लेते हैं, या इनका पहले नाम रख लो। ये ए कह लो, इसे बी कह लो, और ए बी, ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, और सी हो जाएगा आपका ये, ठीक है जी। बात समझ में आई आपको? चलो, और इनके भी सबके नाम रख लो, कुछ भी रख सकते हो, एल एम, है ना, एन, ओ तो हो गया, पी, ठीक है, सबके नाम हो गए, इन दोनों के हो गए, इन दोनों के हो गए, इन दोनों के सबके नाम हो गए, ठीक है जी। इस तरीके से नाम रख लिया। अब इनके विकर्णों के बीच का कोण निकालना है, विकर्ण। तो विकर्ण बना लो, रेड से बना देता हूँ तो आपको अच्छे देखें। विकर्ण समझते हो ना आप, कोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका एक कोना पीछे वाला है ये, और एक कोना ऊपर वाला, ये मिला दो, ये वाला, ये विकर्ण बन जाएंगे, ठीक है। यानी एक कोना परे का और एक ऊपर का, एक नीचे का होता है, परले वाला नीचे का, इधर वाला ऊपर का, ठीक है। इसका विपरीत, एक ऊपर का इधर वाला, तो इधर वाला नीचे का, ठीक है। ये वाला, ये जो मिलाओगे, ये वाला कौन सा है? ये दो विकर्ण हो गए। तो विकर्ण कौन कौन से हैं आपके? एक तो ए एल है और एक है कौन सा, चलो ओ एम, दूसरा क्या है, ओ एम, ठीक है। दो विकर्ण हो गए, दोनों एंगल, वो दोनों विकर्णों के बीच का कोण निकालना है आपको। तो दो विकर्ण हो गए, एक तो है आपका एल ए या ए एल कह दो, एल ए, और दूसरा कितना है, ओ एम। तो वेक्टर एल ए और वेक्टर ओ एम, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों के बीच का विकर्ण है ना ये, इन दोनों के बीच का आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है, बस यही आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। तो देखो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स बना लो, निर्देशांक। निर्देशांक बने बिना ये क्वेश्चन आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो निर्देशांक देखो क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तो क्या होते हैं, 0,0,0 होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर चल रहे हो केवल, एक मिनट रुकिए जरा, बड़ा व्यवधान है तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ध्यान दो। तो ये समझ में आया ना आपको? अब देखो करना क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो मैंने कहा पहले इनके निर्देशांक निकलो हर बिंदु के, और हर बिंदु के भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उन बिंदुओं के लिखो जो ये कोने वाले बिंदु हैं, जो विकर्णों को मिला रहे हैं। तो इसके 0,0 हो जाएंगे। इसके देखो, इसके एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो एक्स, इसने कहा डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स, और इसकी जो डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, इसकी जो भुजा है, भुजा दे रखी होगी ना कुछ, मैं एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या भुजा दे रखी है। इसने कहा, हाँ भुजा दे नहीं रखी, तो आप अपने पास से मान लो कुछ भी, ठीक है। भुजा, तो इस ट्राइंगल, इसके क्यूब की भुजा क्या मान लो, ए मान लो, बुक में ए मान रखी है। तो इसकी जो भुजा है यानी ओ ए,
देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो वेक्टर ओ ए है वो कितना है, वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ओ ए यानी देखो ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, यानी और ये तो क्यूब है, घन है, तो सारी भुजाएं इसके कैसी होंगी, समान होंगी, ठीक है। ऐसे ये भी कितनी होगी, ओ सी भी कितना होगा, वेक्टर ए होगा, ठीक है, वेक्टर ओ सी। और इसी प्रकार ये जो है वेक्टर ओ बी, ये भी कितना होगा, ये भी आपका वेक्टर ए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है जी। तो मुझे सारों के निर्देशांक देखने पड़ेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ देखो ए चले आप एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे चले केवल, ना तो वाई एक्सिस पे चले, वो ये तो जेड है ना, तो ना तो देखो जेड एक्सिस पे चले तो यहाँ भी 0 आएगा, और ना ही आप इधर चले वाई एक्सिस पे तो यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। तो 1,0,0। अब आपको इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए और इसके चाहिए, तो आप देख के बताओ, देखो ध्यान देना। इस बिंदु पर आने के लिए आप एक्स एक्सिस पर भी चल रहे हो, इतना ही, ये साइड पूरी सेम है ना, तो एक्स एक्सिस पर ए चल रहे हो तो ए आएगा, वाई एक्सिस पे भी वो जेड पे भी चल रहे हो, जेड पे भी कितने चल रहे हो, ए चल रहे हो, और देखियो वाई पे भी तो चल रहे हो, इस साइड है ना ये बिंदु, तो ए, तो ए कोमा ए कोमा ए। अब इसके देख लो निर्देशांक, देखो वाई पे चल रहे हो कितना, ए चल रहे हो वाई पर, और देखियो आप वाई पे चल रहे हो और जेड पे भी चल रहे हो कितना, ए, क्योंकि ऊपर भी तो चल रहे हो, लेकिन आप एक्स पर इधर नहीं चल रहे, ना इधर चल रहे, तो ओरिजिन पे है वो, आप एक्स एक्सिस पे आप बढ़ नहीं रहे उस तरफ ना इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो ये इनके निर्देशांक हैं, क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, देखो यदि वेक्टर एल ए वेक्टर ओ एम के बीच का आपको एंगल चाहिए ना, तो आपको, हाँ ये दिख नहीं रहा आपको, अब देखा है, वेक्टर एल ए और वेक्टर ओ एम के बीच का आपको एंगल चाहिए, तो आपको पहले इनके वेक्टर्स पता होने चाहिए, है ना, आई कैप जे कैप प्लस के कैप, कुछ गुना में क्या आएगा ना, इस तरीके से देखना है। तो देखियो वेक्टर एल ए निकालना है, मान लो आपको क्या निकालना है, वेक्टर एल ए। तो वेक्टर एल ए कैसे निकालते हैं, बता रखा है मैंने, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ एल, इस तरीके से तो बताया था पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो आपको वेक्टर ओ ए तो पता है कितना है वेक्टर ए, लेकिन वेक्टर ओ एल नहीं पता, तो आप पहले वेक्टर ओ एल निकाल दो, है ना। यहाँ पे देख लो एल के कोऑर्डिनेट्स देखो, एल के 0, A, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक से पता चलता है, प्लस ए जे कैप और प्लस ए के कैप, ठीक है, वेक्टर ओ एल निकल गया, ठीक है। जिनकी जरूरत पड़ती रहेगी लिखता रहूँगा मैं। तो वेक्टर एल ए चाहिए आपको, तो वेक्टर ओ ए कितना है, वेक्टर ए, ठीक है। और इसे आप यदि आई कैप जे कैप में लिखना चाहते हो वेक्टर ओ ए को, तो लिख लो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो हमें दूसरे हिसाब से चाहिए। तो वेक्टर ओ ए क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक देख लो, तो क्या आएगा, ए कैप वो ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। आपको पता है ना, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, उनकी सहायता से वेक्टर को लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर हमें, मुझे लग रहा है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, इनकी वेक्टर में लिखने की, है ना, क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत पड़ रही है। तो वेक्टर ओ ए भी लिख दिया, वेक्टर ओ एल भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो वेक्टर ओ ए की वैल्यू रखो, ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और माइनस वेक्टर ओ एल की वैल्यू रखो, क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस ए जे कैप और प्लस ए के कैप, ठीक है जी। तो एल वेक्टर ए क्या आएगा आपका, देखो ये तो 0 ही है, छोड़ो ना, ए आई कैप बचा, ये 0 है, और ये माइनस का ए जे, ये 0 ही है, और ये माइनस का ए के, ठीक है। आपका आया ये वेक्टर एल ए, वेक्टर एल ए निकाल दिया आपने। इसी प्रकार आपको वेक्टर ओ एम भी निकालना पड़ेगा, दूसरा विकर्ण। तो वेक्टर ओ एम निकालना है आपको, तो क्या ओ एम है ये, हाँ ओ एम है, तो एम के कोऑर्डिनेट से तो डायरेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वेक्टर ओ एम है। यदि ए एम होता तो क्या करते, ओ ए एम होता, देखो मैं बताऊँ, यदि आपको उदाहरण देखें, यदि ए एम होता तो ओ एम माइनस ओ ए करना पड़ता, लेकिन तो ओ एम है तो इसमें तो आसानी हो जाएगी। ओ एम में तो डायरेक्ट ये एम के भी निर्देशांक से निकल जाएगा, क्या आएगा,
ए आई कैप प्लस ए जे कैप और प्लस ए के कैप। ठीक है जी, क्योंकि ये ओ एम है, यानी ये पोजीशन वेक्टर जो है ना मूल बिंदु के सापेक्ष है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, इसलिए ये डायरेक्ट निकल गया। अब तो बहुत आसान है ये, यहाँ तक ही मेन बात समझने की थी। अब क्या करना है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देनी है, तो आपको एंगल मिल जाएगा दोनों के बीच। भाई किसी के बीच भी एंगल निकलवाए दो वेक्टर्स के बीच, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, वेक्टर एल ए डॉट वेक्टर ओ एम, तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एल ए, और यहाँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ एम, और यहाँ क्या आएगा, कोस थीटा। थीटा आपको निकालना है, ठीक है जी। तो बताओ कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर एल ए डॉट वेक्टर ओ एम अपॉन वेक्टर एल ए और वेक्टर ओ एम। ठीक है, बुक में निशान अलग मान रखे होंगे, निशानी ये बिंदु, तो आप बुक में मत देखना। देखो वेक्टर एल ए क्या है, ये रहा, इसकी वैल्यू रखो, ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप डॉट प्रोडक्ट। ओ एम क्या है, ओ एम ये रहा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है जी, अपॉन देखो वेक्टर एल ए का मॉडुलस, तो वेक्टर एल ए तो ये रहा, इसका मॉडुलस यानी अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर वेक्टर ओ एम ये रहा, डायरेक्ट निकाल दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, पता है ना आपको फॉर्मूला। तो देखो कोस थीटा क्या आएगा आपका, देखो डॉट प्रोडक्ट करो, आई की आई में, जे की जे में, के के में। तो आई की आई में करोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। जे की जे में करोगे, जे डॉट जे कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर। और इसकी इसमें करोगे तो के डॉट के 1 और माइनस का ए स्क्वायर। अपोन में देखो अंडर रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस तो खत्म हो जाता है, प्लस ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बचेगा 3a स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपका आया है। इसका जो आंसर दे रखा है वो है कोस इनवर्स 1/3, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो 1/3 बनाते हैं। देखो ये तो कट जाएगा, क्लियर है आपको, और ये माइनस का ए स्क्वायर अपॉन, देखो अंडर रूट 3 की अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अंडर रूट हट जाता है, पता है ना ये बात। तो ये बचेगा केवल 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, और एंगल में माइनस, ठीक है, कोस में आ रहा है, तो थीटा बराबर क्या है आपका, चलो यहाँ लिख देता हूँ, थीटा बराबर आएगा कोस इनवर्स माइनस का 1/3, और आपको पता है कोस में तो माइनस खत्म हो जाता है, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, कोस में माइनस खत्म हो जाता है, पता है ना आपको। तो इस तरीके से ये आंसर आपका आया है ना, यही आंसर दे रखा है। ठीक है जी, हाँ ये आंसर क्या, ये तो सिद्ध करना था, है ना, आंसर देखने की जरूरत नहीं है। सो दैट उसने कहा था सिद्ध करना है कि इनके बीच का जो एंगल है दो डायगोनल्स के, वो कितना होगा, कोस इनवर्स 1/3 होगा। तो आपने देखो कौन कौन से डायगोनल्स लिए थे, एक तो ओ एम, ठीक है, देखो माइनस भी हमारा पता है क्यों आया, क्योंकि नीचे से नाप रहे हैं, एक में तो ओ एम और एक में ऊपर से नाप लिया एल ए, ठीक है, इसलिए माइनस आया। तो माइनस वैसे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि माइनस ही ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ओ एम नापा नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे इसे नापो ए से एल की तरफ। ठीक है, तो माइनस आएगा भी नहीं, बाकी कोस में माइनस खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था ये, इस पर इंपॉर्टेंट लिखना। और ठीक है, आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, साथ साथ चीज़ों को तैयार करते चलो। ठीक है, और ये बुक ले लो मैथमेटिकल फिजिक्स। बाकी किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैंने आपको नंबर दिया था व्हाट्सएप का, मैं लिख देता हूँ, पीडीएफ में भेज दूँगा, किसी के पास ना हो तो। ठीक है, इस
तरीके से आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो, साथ साथ करते रहो, सिलेबस जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट होगा। आप सहयोग करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।